आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास में हम लोग प्लांक की क्वांटम परिकल्पना का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना का अध्ययन क्यों करेंगे? क्योंकि कृष्णिका विकिरण को एक्सप्लेन करने में भौतिकी के चिरसम्मत सिद्धांत असफल रहे थे और भौतिकी के चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर किसने कृष्णिका विकिरण की व्याख्या करने का प्रयास किया था? वीन और रेले जीन्स ने। सही, दो नियम दिए थे, दोनों ही नियम कृष्णिका विकिरण की थोड़ी थोड़ी व्याख्या तो कर पाते थे लेकिन पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाए थे। सही, फिर बाद में मैक्स प्लांक ने क्वांटम परिकल्पना रखी, ओके, और उन्होंने कृष्णिका विकिरण की पूरी व्याख्या प्रदान की, पूरी व्याख्या दी। ठीक है, तो प्लांक की क्वांटम परिकल्पना क्या थी? वास्तव में प्लांक ने कृष्णिका विकिरण के संपूर्ण वर्णक्रम का मतलब है लैम्डा बराबर 0 से लेकर लैम्डा बराबर अनंत तक सभी तरंगदैर्ध्यों के विकिरणों के ऊर्जा वितरण की व्याख्या करने के लिए सन 1900 में मैक्स प्लांक ने अपना एक नया विचार प्रस्तुत किया। और यह विचार किसकी परिकल्पना के लिए था? रेले जीन्स की विद्युत चुंबकीय दोलकों की परिकल्पना के लिए ही एक नया विचार था। आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि रेले जीन्स ने क्या कहा था कि किसी कृष्णिका की दीवारों पर जो परमाणु होते हैं वो विद्युत चुंबकीय दोलकों की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब कृष्णिका की दीवारों से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं और वो विद्युत चुंबकीय तरंगें जब कृष्णिका की दीवारों के बीच में अध्यारोपित होती हैं तो वहां पर अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है और उन अप्रगामी तरंगों के निर्माण के कारण कृष्णिका का ऊर्जा वितरण प्राप्त होता है। हालांकि उन्होंने इस परिकल्पना से दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास में तो सफलता प्राप्त की व्याख्या करने में, लेकिन लघु तरंगदैर्ध्य परास में उनकी ये वाली परिकल्पना अधूरी रही और वो पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाई। ठीक है, तो मैक्स प्लांक ने रेले जीन्स की जो विद्युत चुंबकीय दोलकों की परिकल्पना थी उसके लिए एक नया विचार प्रस्तुत किया और वही नया विचार वास्तव में बाद में आगे चलकर क्या बन गया? क्वांटम सिद्धांत बन गया। क्या बन गया? क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक ने क्या रखा क्वांटम सिद्धांत में? मैक्स प्लांक के अनुसार कृष्णिका की जो दीवारें होती हैं, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था? मैक्स प्लांक के अनुसार कृष्णिका की दीवारों पर जो विद्युत चुंबकीय दोलक होते हैं उन दोलकों से ऊर्जा का वितरण, उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, जबकि रेले जीन्स ने क्या मान लिया था? इसको सतत माना था और मैक्स प्लांक ने इसको कैसा उत्सर्जन या अवशोषण माना? ऊर्जा का असतत अवशोषण या उत्सर्जन माना। मतलब ऊर्जा के पैकेटों के रूप में उत्सर्जन या अवशोषण माना और ऊर्जा के पैकेटों को जो विद्युत चुंबकीय दोलकों से उत्सर्जित हो रहे हैं उन्हें क्या नाम दिया गया? क्वांटा नाम दिया गया। तो ऐसे दोलक जिनसे ऊर्जा क्वांटा के रूप में उत्सर्जित होती है उन्हें क्या कहा गया? प्लांक दोलक कहा गया। क्या कहा गया? प्लांक दोलक कहा गया। और किसी प्लांक दोलक से उत्सर्जित ऊर्जा की न्यूनतम ऊर्जा कितनी हो सकती है? एच न्यू। उत्सर्जित विकिरण की न्यूनतम ऊर्जा कितनी हो सकती है? एच न्यू। या किसी प्लांक दोलक की ऊर्जा कितनी हो सकती है? एच न्यू या एच न्यू का पूर्ण गुणज, एच न्यू या एन एच न्यू। ओके, एच न्यू ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। सही है, तो प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया और वहां पर ऊर्जा जो है किसी एक क्वांटम की या तो एच न्यू होती है या एन इंटू एच न्यू, यानी एच न्यू का पूर्ण गुणज होती है। ऐसी परिकल्पना रखी गई और इस परिकल्पना के आधार पर मैक्स प्लांक ने कृष्णिका विकिरण की व्याख्या की और न केवल इस सिद्धांत के आधार पर कृष्णिका विकिरण की व्याख्या की गई बल्कि प्रकाश विद्युत प्रभाव भी इस परिकल्पना से ही समझाया गया, इस सिद्धांत से ही समझाया गया और कॉम्पटन प्रभाव भी समझाया गया। और हम कह सकते हैं कि यही वो सिद्धांत था जिसके बाद से एक नया फिजिक्स चालू हो जाता है, एक नया युग प्रारंभ हो जाता है। सही, तो हम देखेंगे कि मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत किस प्रकार से कृष्णिका विकिरण की व्याख्या करता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ओके, अब हम लोग प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को यूज करते हुए किसी प्लांक दोलक की माध्य ऊर्जा निकालने वाले हैं। सही, तो किसी प्लांक दोलक की माध्य ऊर्जा किसी कृष्णिका के ताप T पर निकालेंगे और मान लेते हैं कृष्णिका में T ताप पर कितनी दोलकों की जो ऊर्जा है वो कितनी है? NH न्यू है। T ताप पर
कुछ दोलकों की ऊर्जा कितनी है, n इंटू एच न्यू है, एच न्यू का पूर्ण गुणज है। तो ऐसे दोलकों की संख्या कितनी होगी जिनकी ऊर्जा n इंटू एच न्यू है। तो उसके लिए हम लोग रिलेशन लिखेंगे n इंटू n इंटू नहीं है, n सफिक्स है यहाँ पर, n बराबर a पर a तो अब हम लोग प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किसी प्लांक दोलक की माध्य ऊर्जा या औसत ऊर्जा निकालने वाले हैं। ठीक है, जब हम किसी कृष्णिका को किसी ताप पर गर्म करेंगे तो उसमें से अलग अलग ऊर्जा के विकिरण उत्सर्जित होंगे। इसका मतलब क्या है कि कृष्णिका की दीवारों पर अलग अलग ऊर्जा के दोलक हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी ताप T पर n इंटू एच न्यू ऊर्जा के जितने भी दोलक हैं उनकी संख्या लिखेंगे। उसे मैं किससे लिख रहा हूं, n सफिक्स n से, छोटा n है सफिक्स के रूप में, और उसका रिलेशन बराबर क्या होगा, वो a एक नियतांक है इंटू एक्सपोनेंट माइनस n एच न्यू अपॉन के टी, माइनस n एच न्यू अपॉन के टी। आप पूछेंगे ये वाला रिलेशन किस प्रकार से आया। एक्चुअली हम लोग सेकेंड ईयर की क्लास में पढ़ते हैं ऊर्जा वितरण के विभिन्न प्रकार, जिसमें हम फर्मी ऊर्जा वितरण, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण, ओके, ये सब हम लोग पढ़ते हैं ना, वहीं से मैंने लिखा है n इक्वल्स टू a इंटू ई पर पावर माइनस n एच न्यू अपॉन के टी। ओके, अब इस ऊर्जा के n इंटू एच न्यू ऊर्जा के दोलकों की कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो एक दोलक की ऊर्जा n एच न्यू है, तो n दोलकों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, n एच न्यू इंटू n। ओके, अब हम लोग कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा निकालेंगे। तो कुल ऊर्जा देखो, कृष्णिका में कितनी आवृत्ति यानी कितनी तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, 0 से लेकर अनंत तक के। सही है, तो हम लोग 0 आवृत्ति से लेकर अनंत आवृत्ति तक के दोलकों की कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। ओके, तो यदि हम सभी दोलकों की ऊर्जा जोड़ देंगे तो हमें कुल ऊर्जा मिल जाएगी। तो E बराबर समिशन 0 से अनंत n एच न्यू इंटू n। ओके, और दोलकों की कुल संख्या होगी, कैपिटल N से लिख रहा हूं मैं, 0 से अनंत n। मतलब हमने स्मॉल n, किसी स्मॉल n के लिए ऊर्जा निकाली, दोलकों की संख्या निकाली, और फिर समेशन किया 0 से अनंत, तो हमें कुल दोलकों की संख्या और कुल ऊर्जा प्राप्त हो गई। सही है, हमें क्या निकालना है, माध्य ऊर्जा। माध्य ऊर्जा को ये हमने माध्य ऊर्जा लिखेंगे कुल ऊर्जा बटा कुल संख्या दोलकों की। ओके, तो E का मान लिखा और n का मान लिखा। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, और मैथ सॉल्व करने के बाद हमें माध्य ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। सही, तो अब देखें आगे। देखो, माध्य ऊर्जा को मैं यहाँ पर अलग से लिख लिया मैंने, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ा ना, और बार बार हमें मिटाना पड़ेगा, मिटाने में समय लगेगा, इसलिए मिटाने वाले समय को मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर फिर दोबारा से लिख रहा हूँ इसको। ओके, तो माध्य ऊर्जा E बराबर आ जाएगा समेशन 0 से अनंत n एच न्यू a इंटू ई पर पावर माइनस n एच न्यू बाई के टी अपॉन समेशन 0 से अनंत e पर पावर माइनस n एच न्यू बाई के टी। ओके, ये यहाँ तक हमने अभी पिछले सेशन में कर लिया था। अब इधर एच न्यू बाई के टी की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, x लिखूंगा। ये क्यों लिख रहा हूँ, ताकि थोड़ा हमारा लिखने वाला काम थोड़ा आसान हो जाए। सही है, तो अब देखो इधर मैंने क्या था, यहाँ पर n इंटू एच न्यू था, n एच न्यू था। अब इधर से यदि मैं देखो के का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ ना, तो देखो ये n इंटू एच न्यू बाई के की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, x लिख सकता हूँ। तो के बाहर और n इंटू एक्स, वही लिखा है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, माध्य ऊर्जा E बराबर E एवरेज बराबर के टी 0 से अनंत n इंटू एक्स एक्सपोनेंट माइनस एन एक्स अपॉन समेशन 0 से अनंत एक्सपोनेंट माइनस एन एक्स। ओके, अभी देखो इसको मैं थोड़ा इस फॉर्म में लिख रहा हूं, देखो आप ध्यान से सुनना। एन एक्स ई एक्स पी माइनस एन एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स के टी डी अपॉन डी एक्स समेशन 0 से अनंत ई एक्स पी माइनस एन एक्स। ओके, और जो नीचे वाला है वो एज इट इज है। सही है, ये क्यों लिखा है, ताकि हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब आप देखो इधर समेशन 0 से अनंत एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स, इसका मान तो क्या होता है, इसका मान होता है 1 अपॉन 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स।
सही है। और यदि इसका हम अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो क्या मान मिलेगा, माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों मान समीकरण 6 में रख देंगे, दोनों के दोनों मान समीकरण 6 में रखेंगे तो देखो डी बाई डी एक्स समेशन 0 से अनंत एक्सपोनेंट माइनस एन एक्स का मान रखेंगे ऊपर माइनस ई के पावर माइनस एक्स और 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x के टी ई के पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स बराबर x के टी और 1 अपॉन ई के पावर x माइनस 1। ये किस प्रकार से किया है, यदि मैं ई के पावर x को माइनस एक्स को प्लस बनाऊंगा ना तो 1 अपॉन ले लेंगे इसको, सही है। तो यहाँ से आगे ई एवरेज बराबर आ जाएगा, देखो x का मान रख देता हूँ, x बराबर क्या है एच न्यू बाई के टी रख देता हूँ वापस से, तो एच न्यू बाई के टी रखूंगा x की जगह तो के टी से के टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x की जगह एच न्यू बाई के टी रखा तो माध्य ऊर्जा आ जाएगी एच न्यू बाई ई पर पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये क्या आ गई हमारे पास, प्लांक दोलक की माध्य ऊर्जा, सही। ओके, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्लांक का विकिरण नियम। प्लांक का विकिरण नियम वास्तव में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित होगा, सही है। तो चलो हम लोग प्लांक का विकिरण नियम क्या है वो देखते हैं। तो किसी ताप T पर यदि हम कृष्णिका को गर्म करेंगे तो कृष्णिका विकिरणों को उत्सर्जित करेगी और कितनी विकिरणों को उत्सर्जित करेगी, न्यू बराबर 0 से न्यू बराबर अनंत तक, मतलब सभी आवर्ती या सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरणें उत्सर्जित करेगी। तो हम लोग कृष्णिका विकिरणों का ऊर्जा घनत्व क्या लिखेंगे प्लांक के अनुसार। एक्चुअली वीन ने भी कृष्णिका विकिरण ऊर्जा घनत्व लिखा, ओके, और रैली जीन्स ने भी यही किया और प्लांक भी अपने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखने वाले हैं। तो ठीक है, यू न्यू डी न्यू बराबर क्या आएगा, देखो एन डी न्यू मतलब दोलकों की संख्या इंटू माध्य ऊर्जा, दोलकों की संख्या इंटू माध्य ऊर्जा। और याद रखना यहाँ पर दोलकों की संख्या क्या होगी, ये रैली जीन्स के नियम से ही है। ये वाली हमने बोला था ना, रैली जीन्स के नियम में ही उन्होंने थोड़ा सुधार किया, उन्होंने बस उसी रैली जीन्स का जो नियम था उसी में अपना एक विचार जोड़ दिया, उन्होंने असतत ऊर्जा वितरण रखा और असतत ऊर्जा वितरण रखने से माध्य ऊर्जा बदल गई। क्या बदल गई, केवल माध्य ऊर्जा बदल गई, जो दोलकों की संख्या वो तो उतनी ही रहेगी। तो 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब डी न्यू, ये तो दोलकों की संख्या हो गई और माध्य ऊर्जा एच न्यू बाई ई पर पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। अच्छा, ये दोलकों की संख्या का व्यंजक निकालना इतना जरूरी नहीं है, फिर भी यदि आप लोग रिकमेंड करेंगे, आप लोग कहेंगे कि सर हमें बताओ, तो मैं जरूर बता दूंगा। आप लोग इसके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स अपने उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, तो मैं इसका डेरिवेशन भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आप देखो यू न्यू डी न्यू बराबर आ जाएगा इधर से 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब एच न्यू बाई ई पर पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 डी न्यू। ओके, अब यहाँ पर यदि हम, ये तो आवर्ती के रूप में आ गया ऊर्जा घनत्व, ये तो किसके रूप में आ गया, आवर्ती के रूप में। और यदि हम तरंग दैर्ध्य के रूप में निकालें तो न्यू बराबर सी बटा लैम्डा रखेंगे और यहाँ से अवकलन करेंगे तो डी न्यू बराबर आ जाएगा सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी न्यू, मोड़ लेंगे केवल, वैसे माइनस चिन्ह आता है यहाँ पर, सही ना। अच्छा, अब न्यू की जगह सी बाई लैम्डा रख देंगे और डी न्यू की जगह सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा रख देंगे, सही। तो यहाँ से अपने को यू लैम्डा डी लैम्डा मिल जाएगा, मतलब लैम्डा के रूप में ऊर्जा घनत्व क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा 8 पाई एच सी बाई लैम्डा पर पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई पर पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 इंटू डी लैम्डा। ओके, तो ये जो कृष्णिका विकिरणों का ऊर्जा घनत्व निकाला, ये किसने निकाला था, प्लांक के विकिरण नियम के अनुसार प्लांक ने निकाला था, सही है। बस प्लांक ने एक अलग चीज क्या रखी यहाँ पर, उन्होंने रैली जीन्स के समीकरण में, रैली जीन्स के सूत्र में जो माध्य ऊर्जा है उसका सूत्र बदल दिया, बस माध्य ऊर्जा का मान बदल दिया। और माध्य ऊर्जा का ये मान कैसे लिखा उन्होंने, ये मान उन्होंने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर लिखा, मतलब उन्होंने ऊर्जा कितनी मानी, एच न्यू मानी, एच न्यू या फिर एच न्यू का पूर्ण गुणज माना। ओके, तो ये परिकल्पना यूज कर उन्होंने कृष्णिका विकिरणों का ऊर्जा घनत्व ये निकाला। अब हमें यह देखना है क्या ये कृष्णिका विकिरणों का ऊर्जा घनत्व लघु और दीर्घ दोनों तरंग दैर्ध्यों के लिए सही साबित होता है, यदि हाँ तो फिर इस नियम को ही हम लोग अपने लिए रख लेंगे। ओके, अच्छा, हम कैसे साबित करेंगे कि यहाँ पर प्लांक का विकिरण नियम कृष्णिका विकिरण की पूरी व्याख्या करता है। तो देखो, वीन का नियम लघु तरंग दैर्ध्य के लिए सही था और जो रैली जीन्स का नियम दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए सही था। ओके, तो यदि इस समीकरण से
प्लांक के विकिरण नियम से यदि हम लोग लघु तरंगदैर्ध्य पर वीन का नियम प्राप्त कर लें और दीर्घ तरंगदैर्ध्य पर रेले जीन्स का नियम प्राप्त कर ले तो हम कहेंगे कि प्लांक का विकिरण नियम दोनों तरंगदैर्ध्य परास में सही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वास्तव में अभी तक दो नियम दिए गए हैं कृष्णिका विकिरण की व्याख्या करने के लिए, वीन का विकिरण नियम और रेले जीन्स का नियम। तो यदि रेले जीन्स का नियम दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास में सही है और वीन का नियम लघु तरंगदैर्ध्य परास में सही है, यदि प्लांक के नियम की सहायता से लघु तरंगदैर्ध्य के लिए तो वीन का नियम प्राप्त कर लें और दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास में रेले जीन्स का नियम प्राप्त कर लें तो हम कहेंगे कि प्लांक का विकिरण नियम कृष्णिका विकिरण की पूरी व्याख्या करता है, संपूर्ण वर्णक्रम की व्याख्या करता है। तो चलो हम लोग ये प्रूव कर देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम ये साबित करने वाले हैं कि प्लांक का विकिरण नियम रेले जीन्स के नियम और वीन के विकिरण नियम को प्रूव कर सकता है या नहीं। तो अब देखिए, रेले जीन्स का नियम तो दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास में सही था, ओके, और वीन का विकिरण नियम लघु तरंगदैर्ध्य परास में, ठीक है। तो हम पहले लघु तरंगदैर्ध्य परास में देखेंगे प्लांक का विकिरण नियम क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। तो लघु तरंगदैर्ध्य परास के लिए लैम्डा छोटा रहेगा, यदि लैम्डा छोटा है तो hc बाय लैम्डा kt 1 से बहुत बड़ा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। यदि hc बाय लैम्डा kt 1 से बहुत बड़ा है तो e पर पावर hc बाय लैम्डा kt भी 1 से काफी बड़ा रहेगा। क्लियर है यहाँ तक की बात है। तो प्लांक के विकिरण नियम में, हाँ एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला था उसमें h न्यू बाय kt लिख दिया था, तो वो वास्तव में hc बाय लैम्डा kt लिखा जाएगा, सही, उसके लिए सॉरी है वैसे। अब यहाँ पर यदि हम लोग इस इक्वेशन में क्या रख दें, यदि हम लोग e पर पावर hc बाय लैम्डा kt, ये जो सन्निकटन है इसका मैं यूज करूंगा तो 1 को हटा दूंगा क्योंकि 1 बहुत छोटा हो जाएगा, ना के बराबर नैगण्य है। तो यहाँ पर u लैम्डा d लैम्डा बराबर आ जाएगा 8 पाई hc लैम्डा पर पावर 5 इंटू 1 अपॉन e पर पावर hc अपॉन लैम्डा kt d लैम्डा। ओके, अब देखो ये e पर पावर hc लैम्डा kt जो है ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस की पावर बन जाएगी, तो माइनस hc बाय लैम्डा kt d लैम्डा। ओके, तो ये आ गया ऊर्जा घनत्व u लैम्डा d लैम्डा तरंगदैर्ध्य परास में। यहाँ पर 8 पाई hc जो है इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, a, कैपिटल A, है ना। और यहाँ पर hc बाय k की जगह क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल a। तो u लैम्डा d लैम्डा बराबर a अपॉन लैम्डा पर पावर 5 e पर पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t d लैम्डा। और वास्तव में ये किसके नियम के अकॉर्डिंग कृष्णिकाओं का ऊर्जा विकिरण घनत्व है, ये वीन के विकिरण नियम के अनुसार कृष्णिकाओं का ऊर्जा वितरण घनत्व है। तो हम कह सकते हैं वास्तव में कि प्लांक का नियम लघु तरंगदैर्ध्य परास में वीन के विकिरण नियम को सत्यापित करता है, अर्थात ये नियम लघु तरंगदैर्ध्य परास में सही साबित होता है। वीन का विकिरण नियम यही है, तो प्लांक के नियम से वीन का विकिरण नियम प्रूफ हो जाता है, विकिरण नियम प्राप्त हो जाता है, सही। अच्छा, दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास में देखें तो लैम्डा बहुत बड़ा होगा, तो hc बाय kt जो है वो लैम्डा से बहुत ज्यादा छोटा होगा। उस स्थिति में एक्सपोनेंशियल hc बाय लैम्डा kt जो है वो क्या रहेगा, लगभग उसका मान रहेगा 1 प्लस hc बाय लैम्डा kt। हमें पता है e की पावर x का विस्तार कितना होता है, 1 प्लस x है, ऐसा करके ना आगे तक श्रेणी बढ़ती जाती है। उसका मैं यदि सन्निकटन यूज करूंगा, यदि लैम्डा बहुत बड़ा है तो ये बहुत ज्यादा छोटी राशि होंगी, तो इसकी बड़ी घातें जो है छोटी होते चले जाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल hc बाय लैम्डा kt जो है इसका सन्निकटन मान होगा 1 प्लस hc अपॉन लैम्डा kt। ये मान यदि हम लोग प्लांक के विकिरण नियम में रख देते हैं तो ये आ जाएगा, देखो क्या आएगा, 8 पाई hc बाय लैम्डा पर पावर 5 1 अपॉन e पर पावर hc अपॉन लैम्डा kt माइनस 1। तो e पर पावर hc बाय लैम्डा kt का मान रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस hc बाय लैम्डा kt। ओके, ये और माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो u लैम्डा d लैम्डा बराबर 8 पाई hc बाय लैम्डा पर पावर 5 और लैम्डा kt अपॉन लैम्डा kt तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और hc कहाँ रह जाएगा, नीचे। तो देखो जो कैंसिल होता है सब कैंसिल कर देंगे हम लोग। आप देखो hc से hc कट गया और लैम्डा के एक पावर से लैम्डा के एक पावर कैंसिल हो गया, तो नीचे बच जाएगा लैम्डा पावर 5 लैम्डा की पावर 4 और 8 पाई kt ये ऊपर आ जाएगा। तो u लैम्डा d लैम्डा क्या आ गया, 8 पाई kt अपॉन लैम्डा पर पावर 4 d लैम्डा। और आपको पता है दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास में ये रेले जीन्स का नियम है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि
प्लांक का विकिरण नियम वास्तव में दोनों नियमों को सत्यापित कर पाता है, तो हम कह सकते हैं कि प्लांक का विकिरण नियम कृष्णिका विकिरण ऊर्जा घनत्व की ऊर्जा वितरण की पूर्ण तरंगदैर्ध्य परास में व्याख्या कर पाता है। ओके, संपूर्ण वर्णक्रम की व्याख्या कर पाता है। आई होप कि आपको कृष्णिका विकिरण क्या है, कृष्णिका विकिरण की व्याख्या करने में चित्सम्मत सिद्धांत कहाँ फेल हुआ वो, और प्लांक का नियम कृष्णिका विकिरण की व्याख्या करने में किस प्रकार सफल रहा वो समझ में आया होगा। हमने कृष्णिका विकिरण को 3 से 4 लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। तो आपको यदि कृष्णिका विकिरण डिटेल में देखना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन यदि डिटेल में देखना है, तो आप लोग एक बार वापस से पूरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और फिर भी यदि किसी को कोई किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो जरूर मुझसे आप लोग बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम में हम लोग अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव एवं विकास। तो क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव विकास पढ़ रहे हैं, मतलब क्वांटम यांत्रिकी की जरूरत हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहाँ चित्सम्मत सिद्धांत फेल हुआ और कहाँ क्वांटम सिद्धांत उसको समझाने में एक्सप्लेन रहा, ठीक है। तो हमने कृष्णिका विकिरण ऊर्जा वितरण को देखा, इसमें आपने देखा कि क्वांटम सिद्धांत व्याख्या कर पाता है जबकि चित्सम्मत सिद्धांत नहीं कर पाता। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में क्वांटम सिद्धांत किस प्रकार से सफल होता है और चित्सम्मत सिद्धांत किस प्रकार से असफल होता है। फिर हम देखेंगे कॉम्पटन प्रभाव, उसमें भी यही चित्सम्मत सिद्धांत की असफलता और क्वांटम सिद्धांत की सफलता। तो थैंक यू, आज के लिए आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, और मैं यही कहता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखा करें, ओके, तभी आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।